चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 4 ही दशक में भारतीय जनता पार्टी कैसे सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी वर्तमान समय में अपने सियासी इतिहास से सबसे कामयाबी और बुलंदी पर है, जहां केंद्र की सत्ता से लेकर देश के आधे से ज्यादा राज्यों में उसकी सरकार है। इस कामयाबी के पीछे पार्टी का लंबा और कड़ा संघर्ष रहा है। आजादी के कुछ ही दिनों के बाद ही साल 1951 में जनसंघ की नींव पड़ी और आपातकाल के दौरान जनता पार्टी में तब्दील हो गई। आगे चलकर 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ। इस तरह से बीजेपी ने अपने 41 साल के सियासी सफर में शून्य से शिखर तक पहुंचने में अपने वैचारिक विरोधी लेफ्ट जैसे दलों के साथ हाथ मिलाकर सियासी प्रयोग किया, तो कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए जनता दल का साथ दिया और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों के साथ यहां हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी ने अपने राजनीतिक सफर में किसका हाथ थामा और किसका हाथ छोड़ दिया, यानी कि सत्ता के लिए किसका समर्थन किया और किसका समर्थन छोड़ दिया। आजादी के बाद यहां दक्षिणपंथी राजनीति के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, लेकिन कांग्रेस की लोकप्रियता के आगे सफल नहीं हो सके। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लागू किया तो जनसंघ सक्रिय होकर इसके खिलाफ आंदोलन में कूद पड़ा। जनसंघ के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। साल 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद देश में आम चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया, जिसमें सोशलिस्ट, बागी कांग्रेसी धड़ा दक्षिणपंथी तक शामिल हुए, लेकिन वामपंथी धड़ा 2 हिस्सों में बटा रहा। लेफ्ट का एक धड़ा जनता पार्टी के साथ रहा तो दूसरा धड़ा कांग्रेस के साथ। जनता पार्टी का मकसद इंदिरा गांधी को परास्त करना था और इस चुनाव में जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। मोरारजी देसाई पीएम बने। जनता पार्टी की सरकार को लेफ्ट पार्टियों में सीपीएम, आरएसपी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और पेजेंट्स वर्कर्स पार्टी जैसे दलों का समर्थन मिला। इस चुनाव में जनसंघ के आए हुए नेताओं को अच्छी खासी कामयाबी मिली। अटल बिहारी वाजपेयी को मोरारजी कैबिनेट में विदेश मंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ किया गया सियासी प्रयोग सफल नहीं रहा और 1979 में यहां जनता पार्टी में चौधरी चरण के समर्थकों ने बगावत कर दी। इस तरह से मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई और कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद जनसंघ से आए हुए नेताओं ने जनता पार्टी से खुद को अलग कर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के नाम से सियासी पार्टी का गठन किया। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने और 1984 के पहले चुनाव में ही पार्टी को महज सीटें मिली। साल 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ ही देश में असल मायने में गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस को रोकने के लिए पहली बार लेफ्ट, बीजेपी और जनता दल एक साथ आए। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले से लेकर एलटीटीई और श्रीलंका सरकार के बीच में गृह युद्ध तक कई मोर्चे पर बुरी तरह से घिर चुकी थी। कांग्रेस छोड़कर जनता दल का गठन करने वाले जो बीपी सिंह हैं, उनके विरोध का मुख्य चेहरा बनकर उभरे। 1989 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया और जनता दल और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। ये पहली बार था जब कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए विचारों की विविधता के बावजूद भी दक्षिणपंथी जो पार्टी है, बीजेपी और वामपंथी पार्टियां एक साथ आई थी। लेफ्ट और बीजेपी ने नेशनल फ्रंट सरकार को बाहर से समर्थन दिया और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि 1991 में लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली थी, जिन्हें लालू यादव ने बिहार में गिरफ्तार करा लिया था। इसी के चलते बीजेपी ने जनता दल सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद यहां 11 महीनों में ही बीपी सिंह के नेतृत्व वाली नेशनल फ्रंट की मिलीजुली सरकार ने सदन में विश्वास मत खो दिया और सरकार गिर गई। 90 के दशक में गठबंधन की राजनीति अपने पूरे सियासी उफान पर आ गई। देश में सरकारें बनने और गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। उसी दौर में 1996 में बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्र में रखकर नारा दिया, सबको देखा बारी बारी, अब की बार अटल बिहारी। चुनाव में यहां भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी और 1996 में पहली बार बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उनकी सरकार 13 दिन ही चल सकी और बहुमत के अभाव में गिर गई। साल 1998 में बीजेपी ने गठबंधन के साथी की तलाश शुरू की
और तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एनडीए का गठन किया। इसमें पंजाब के अकाली दल को साथ लिया गया तो बिहार में समता पार्टी को अपने साथ मिलाया। वहीं शिवसेना पहले से ही महाराष्ट्र में उसके सहयोगी दल बन गई थी। दक्षिण भारत में यहां तेलुगु देशम पार्टी को अपने साथ मिलाया तो ओडिशा में भी आप देखिए बीजू जनता एनडीए के साथ खड़ी नजर आई। उत्तर प्रदेश में कांशीराम की बसपा को समर्थन देकर मायावती की सरकार बनाई और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की पहली चुनावी सफलता 1998 के लोकसभा चुनावों में मिली। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन 13 महीनों की सरकार ही चल सकी। इसके बाद बीजेपी ने 1999 में सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा और फिर लगातार 5 साल तक चलाते भी रहे। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल तक का कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान बीजेपी ने ओडिशा में बीजेडी और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाई। ऐसे में महाराष्ट्र में 1996 में शिवसेना को समर्थन देकर सरकार बनवाई तो पंजाब में अकाली दल को समर्थन देकर कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक दिया। हालांकि 2014 में बीजेपी और शिवसेना ने चुनाव के बाद मिलकर सरकार बनाई, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस विराजमान हुए। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां मिलकर लड़ी, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर पैंच फंस गया और इसके बाद ये दोस्ती टूट गई। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने 1991 में अपने दम पर सरकार बनाई थी, लेकिन 92 के बाद दोबारा से अपने दम पर आने से उसे 14 साल का इंतजार करना पड़ा। ऐसे में 3 बार मायावती की बसपा के साथ मिलकर सरकार बनी, लेकिन अब अपने दम पर सूबे में सरकार चल रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल की अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बाद में अलग हो गए। वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव को सत्ता में आने से रोकने के लिए नीतीश कुमार को आगे किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव को अपने साथ मिलाया गया। इस तरह बीजेपी को बिहार में साल 2005 के विधानसभा चुनावों में पहली बार सफलता मिली और इसके बाद नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ रही, लेकिन 14 के चुनाव से पहले ये दोस्ती टूट गई थी। हालांकि 2017 में फिर से दोनों एक साथ आ गए और अभी सत्ता पर विराजमान हैं। नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता में आने से रोकने के लिए महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को समर्थन दिया था, जिसमें बीजेपी की बाकायदा सरकार में शमूलियत थी। हालांकि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ केंद्र में सहयोग लिया था। बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का फायदा जो है वो गिना दिया और फायदा ये रहा था कि धारा 370 को हटाने की पटकथा भी इसी दौरान लिख दी। बीजेपी का प्रभाव उत्तरी भारत में है और बहुत कोशिशों के बाद पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में अपना प्रभाव फैलाने के लिए वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाया। कर्नाटक में बीजेपी ने जेडीएस को पहले समर्थन देकर सरकार बनाई और बाद में अपने दम पर सरकार बनाई। ऐसे में आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ हाथ मिलाया तो तमिलनाडु में पहले डीएमके को साथ लिया और बाद में यहां एआईडीएमके को भी अपना सहयोगी बनाया। वहीं पूर्वोत्तर में अपने सियासी आधार को बढ़ाने के लिए बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया। असम में बीजेपी ने असम जो कि गण परिषद से लेकर बोडोलैंड पीपल्स पार्टी के साथ पहले गठबंधन किया था और इस बार बीजेपी ने बीपीपी के साथ बजाय यूपीएल के साथ हाथ मिला दिया। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े काम किए गए, उपलब्धियां गिनाई गई कि आखिर कैसे भारत में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भी जिस तरह से काम किया वो देखने वाली बात।